नमस्कार। जय हिंद, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं तथा आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एवरेज, औसत का पहला पार्ट कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि औसत के क्वेश्चंस किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चंस को किस तरीके से सिंप्लीफाई किया जाता है। तो दोस्तों, एवरेज से दो तीन क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो सभी के सभी क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अगर आपका करने का तरीका बढ़िया है तो आप 5 से 6 नंबर आसानी से ले जाओ। ठीक है, अगर दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। अगर तीन क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये टॉपिक बहुत ही आसान है। अगर आप इस क्लास को पूरा देखोगे तो एवरेज से, औसत से आपका एक भी क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। ठीक है, चलिए क्लास को करते हैं शुरू। तो औसत का जो बेसिक कंसेप्ट है ना, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। बिना बेसिक के अगर आप क्वेश्चन बना रहे हैं तो आप बहुत गलत काम कर रहे हैं, बिल्कुल भी बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट समझने के बाद में अगर आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आपका क्वेश्चन जल्दी से आंसर कर रहा हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका बेसिक है क्या। दोस्तों, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर एक, अगर आपसे औसत पूछा जाए स्पीडों का, इसका स्पीड मतलब कि चाल का, तो चाल का अगर औसत पूछा जा रहा है तो पहले सबसे हम थोड़ा सा चाल के बारे में ही पढ़ देते हैं। तो मेरा स्पीड किसके बराबर होता है? तो सब लोग जानते होंगे कि जो स्पीड होती है उसको हम एस से डिनोट करते हैं। स्पीड बराबर होती है किसके? स्पीड बराबर होती है किसके? स्पीड होती है दूरी बटे समय के। किसके बराबर होती है? दूरी बटे समय के। तो यहाँ पे हम स्पीड लिखेंगे, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को एस से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्टेंस को डी से और टाइम को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके बाद में टाइम किसके बराबर होगा? आप कह रहे हो कि सर जो टाइम होता है ना वो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बराबर। किसके बराबर? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अगर आपसे डिस्टेंस ही पूछी जाए कि डिस्टेंस किसके बराबर होगी, तो आप कह रहे होंगे जो डिस्टेंस होती है ना वो डिस्टेंस बराबर होगी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ये तीन चीज आपने पढ़ी होंगी, बहुत पहले पढ़ी होंगी, स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम वाले टॉपिक पे। तो लेकिन फिर से इनका थोड़ा सा इस्तेमाल हमें यहाँ पे करना है। अब इन तीनों के बारे में फिर से हमने पढ़ लिया। अगर आपसे स्पीड पूछेगा तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम पूछेगा तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस पूछेगा तो स्पीड मल्टीप्लाई टाइम कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हमसे वो क्या कहेगा कि कोई व्यक्ति है जो ए से चलना शुरू कर रहा है और कहां तक जा रहा है? बी तक जा रहा है। मान के चलो वो 20 की स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है और 25 किलोमीटर की स्पीड से क्या कर रहा है? वो वापस आ रहा है, या 30 की स्पीड से वापस आ रहा है। कितने की स्पीड से आ रहा है? मैंने मान लिया चलो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या कर रहा है? वो वापस आ रहा है। तो उसकी एवरेज स्पीड बताओ। एवरेज स्पीड क्या होगी? हमसे पूछा है एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हम कैसे कर रहे होंगे? तो अगर आपसे स्पीड के रेस्पेक्ट में औसत पूछा जाए तो हम कर रहे होंगे, इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे 2ab, 2ab अपॉन a प्लस बी। कितना कर रहे होंगे हम? a प्लस बी। समझ में आ गया? तो जब क्या पूछा जाए आपसे? एवरेज स्पीड पूछी जाए। समझ में आ गया ना? जब आपसे एवरेज स्पीड पूछी जाएगी तो हम एक कंसेप्ट लगा रहे होंगे 2ab अपॉन a प्लस बी। अब अपने क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन का सोल्यूशन यहाँ पे ले लेते हैं। चलिए, तो देखो, ए को हम मानेंगे जाने की स्पीड, तो 2 गुणा 30, 2 × 30 और मल्टीप्लाई आने की स्पीड को हमने माना है, सॉरी, जाने की स्पीड थी हमारी 20 और आने की थी 30। तो ये मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं रहेगी, आप आगे पीछे लिख सकते हैं। 2 × 20 × 30 या 2 × 30 × 20 दोनों लिख सकते हैं। उसके बाद में 30 + 20 कर दो। कितना कर दिया हमने? 30 + 20। फिर आगे देखते हैं। तो 2 × 30 × 20 अपॉन में कितना हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। समझ में आ गया? एक जीरो कट जाएगी। उसके बाद में 5 से 30 कटेगा कितनी बार? 6 बार।
और अब इन सब की मल्टीप्लाई करा लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई 6 में और 6 की मल्टीप्लाई 2 में। तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 2। तो कितना हो जाएगा, 2 छिक्का 12 दूनी 24। तो आपकी औसत चाल कितनी आ रही होगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया। अगर आपसे स्पीड के रेस्पेक्ट में औसत चाल पूछी जाए तो आपका तरीका रहेगा 2xy अपॉन x प्लस वाई या 2ab अपॉन a प्लस बी। इससे क्या निकलेगा, आपका औसत चाल निकलेगी, एवरेज स्पीड निकलेगी। समझ में आ गया। चलिए अब इसका दूसरा कंसेप्ट देख लेते हैं एक बार। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, आप जल्दी से नोट करो। कहीं पे कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ। उम्मीद करता हूं कि यहां तक का कंसेप्ट आपको एकदम डिटेल में समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब कैसे करना है नेक्स्ट को देखिए। अब अगर आपसे क्वेश्चन में कहा जाए कि एक बच्चा है जिसके 3 सब्जेक्टों में नंबर कितने कितने आ रहे हैं, कुछ भी आ सकते हैं, या उनके पास में कुछ कुछ पैसा है, मान के चलो ए के पास में कितना पैसा है, 50 रुपया, बी के पास में कितना है, 60 रुपया, और सी के पास में है 40 रुपया। तो औसत बताओ, इनके पास में औसत कितना रुपया है। हमसे पूछा गया है कि इनका औसत बताओ कि औसत क्या होगा। तो हमें औसत निकालना है, तो इन तीनों को जोड़ रहे होंगे हम। 50 प्लस 60 प्लस 40, 50 प्लस 60 प्लस 40, और अपोन में ये जितने भी मेंबर हैं 1 2 और 3, इनको काउंट करके उससे क्या कर रहे होंगे, हम डिवाइड कर रहे होंगे। समझ में आ गया। काउंट करके क्या कर रहे होंगे, डिवाइड। अब सभी को जोड़ो, ये हो जाएगा 150, और 150 को अगर हम 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 50 बार। तो इनके पास में औसत कितने रुपए आ जाएंगे, 50। समझ में आ गया। अगर आपसे रुपया के रेस्पेक्ट में, नंबर के रेस्पेक्ट में अगर क्वेश्चन करेगा तो आप इस कंसेप्ट पे करोगे, और स्पीड के रेस्पेक्ट में करोगे तो आपको पहले वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में आपसे स्पीड का कोई भी रिलेशन दिया है और औसत चाल आपसे पूछी है तो आप क्या करोगे, जो अभी आपने पहले सीखा है उस वाले कंसेप्ट को लगा रहे होंगे। अगर वहां पे आप स्पीड को जोड़ करके 2 से भाग दे दोगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। कैसे, मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं, जल्दी से नोट करो, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। चलिए देखो, एक और क्वेश्चन ले रहा हूं मैं कि ए से लेकर के बी तक एक व्यक्ति जा रहा है और उसकी जाने की स्पीड है 40 और आने की स्पीड कितनी है 60। जब ये जा रहा था तो इसकी स्पीड कितनी थी 40, और जब वापस आया है तो इसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं औसत चाल के लिए कि 40 प्लस 60 बटे 2 कर दो सर। तो इनको 100 बटे 2 करेंगे तो कितना आएगा 50। तो ये क्या हो जाएगा, आपका एकदम गलत आंसर हो जाएगा। ऐसे कभी भी नहीं करना है, हमें हमेशा स्पीड के रेस्पेक्ट में ऐसा कभी नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप एकदम गलत कर रहे हैं। हमें अपना तरीका लगाना है कि 2ab अपॉन a प्लस बी। किसके लिए लगा रहे हैं हम ये, एवरेज स्पीड के लिए, एवरेज स्पीड के लिए। समझ में आ गया ना, औसत चाल के लिए। अब तो 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 60 बटे हमें कितना करना पड़ेगा 100, क्योंकि 60 को और 40 को जोड़ेंगे। चलो मैं एक लाइन और बढ़ा लेता हूं, यहाँ पे 40 प्लस 60 कर लिया। तो अगली लाइन में 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जीरो से हमें 2 जीरो काट देनी है। फिर नेक्स्ट लाइन में इन तीनों की मल्टीप्लाई करवानी है। 3 कौन कौन है, 2 गुणा 4 गुणा 6, और जब आप इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 चौक 8, 8 6 48। तो आपकी औसत स्पीड कितनी आ रही होगी 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया। लेकिन जब आपने इसको ऐड करके 2 से भाग दिया था तो तब कितना आया था, 60 और 40 को जोड़ा था 100 हो गया था, 100 को 2 से भाग दिया तो 50 आ गया था, लेकिन वो गलत हो गया था। लेकिन इसका राइट आंसर क्या आया है 48। इसका राइट आंसर कितना है 48। उम्मीद करता हूं कि अब ये दोनों के दोनों कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। देखो बेसिक पे जितना भी समय आप लगा रहे हैं ना, आप लगा लो। बेसिक में आप जितना भी समय खर्च कर रहे हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है।
1% भी दिक्कत नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि बेसिक में कोई समय नहीं लगाना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने हैं, तो आपको परेशानी आएगी। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो क्वेश्चन पे जाने से पहले हमें करना कैसे है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो हमें क्या करना है, उसके बारे में थोड़ा सा ज्यादा समय लगाना है, ठीक है ना। उसको समझने के बाद में ही आगे बढ़ना है। देखो यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का लेवल उतना हार्ड नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अगर आप चीजों को तरीके से समझ के जाओगे ना, तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर चीजों को डिटेल में समझ के जाओगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई डिटेल में क्वेश्चन नहीं होते, वो सारे हो जाएंगे। अब किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चनों को आपके सामने लेके आ रहा हूं, और आप देखना, तुम उनको खुद देखना कि उन सारे क्वेश्चनों को आप बहुत अच्छे से बना रहे होगे, कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके आंसर आप विद इन सेकंड में निकाल रहे होगे, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, यूपी पुलिस एसएससी जीडी दोनों में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जब ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, इसका कंसेप्ट मैंने आपको बताया है। अब इसको मैं आपको सिंप्लीफाई करके और दिखाऊंगा। उसने क्या कहा है कि 3 विद्यार्थियों के हिंदी, अंग्रेजी तथा विज्ञान में प्राप्तांक क्रमशः 63, 37 तथा 56 है। उसके औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। हमसे पूछ रहा है कि उसके औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो देखो हमारे कितने सब्जेक्ट हैं, एक है हिंदी, इन सभी को जोड़ो पहले, हिंदी प्लस इंग्लिश प्लस साइंस, इन तीनों में कितने कितने नंबर मिले हैं उन सभी को जोड़ दो। आप कह रहे होगे सर इनको एक में मिला है 63, और दूसरे में कितना मिला है 37, 37, और तीसरे में मिला है इसको 56, कितना मिला है 56। और जब हम इनको जोड़ रहे होंगे तो ये आएगा 156। तो इसको टोटल नंबर कितने मिले हैं तीनों सब्जेक्ट में, 156। और हमसे पूछा गया है कि औसत बताओ, हमें क्या बताना है, इनका औसत बताना है कि औसत क्या होगा, औसत नंबर कितने होंगे, ठीक है। तो औसत बताने के लिए हमें क्या करना है, इन सभी नंबरों को 156 को कितने सब्जेक्ट हैं, 1, 2 और 3, इन 3 सब्जेक्टों से डिवाइड कर देना है। समझ में आ गया। अब 3 से 156 को काटोगे तो 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, तो कितना आएगा औसत प्राप्तांक 52, कितना आ रहा होगा 52, और यही हो जाएगा आपके क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे जीडी में, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछे जाते हैं। कोई ज्यादा टफ लेवल नहीं होता, लेकिन अगर आप चीजों को समझ के जा रहे हैं तो इनका लेवल आपको आसान लगेगा, और चीजें आपने समझी नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे तो आपको बहुत ज्यादा कठिनाई आएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है ना। चीजों को एकदम डिटेल में समझो। औसत पूछा गया था, औसत में हमने क्या किया कि तीनों सब्जेक्ट के नंबर जोड़े जो कि 156 आए, और उनको तीनों सब्जेक्ट मतलब कि 3 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने पे कितना आया 52, और यही क्या हो गया अपने क्वेश्चन का आंसर। चलिए इसको जल्दी से नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, एक कक्षा में 34 छात्रों का औसत भार 46.5 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, किस तरीके से करना है मैं अभी आपको दिखाता हूं। देखो कितने विद्यार्थी हैं, हमारे 34 विद्यार्थी हैं, 34 स्टूडेंट हैं। कितने स्टूडेंट हैं, 34 स्टूडेंट हैं, और उनका औसत भार कितना है 46.5। तो उनका टोटल भार, और 36 स्टूडेंट हैं और औसत भार कितना है उनका, आपको दिया गया है औसत भार है 46.5। औसत भार 46.5, मैं यहां पे लिख रहा हूं 46.5 किलोग्राम। तो टोटल भार कितना होगा इनका, टोटल वेट कितना होगा, टोटल जो वेट होगा, टोटल वेट होगा इनका कितना, आप कह रहे हो सर 34 की मल्टीप्लाई, आप 34 की मल्टीप्लाई किस में करवा दो, 46.5 में। 46.5 में जब आप इसकी मल्टीप्लाई करवाओगे तो कितना आएगा, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि 46 की अगर आप मल्टीप्लाई करवा रहे हैं इसमें 34 में, तो आंसर कितना आएगा
आप सभी कह रहे होंगे कि सर 34 की अगर मल्टीप्लाई हम करवाते हैं, 34 की मल्टीप्लाई 46.5 में, तो ये आएगा 1581 किलोग्राम। कितना आएगा? 1581। सभी ने कैलकुलेट कर लिया होगा। 1581 किलोग्राम। समझ में आ गया? तो मुझे ये पता चल गया कि 34 बच्चों का वजन कितना है, 1581 किलोग्राम। अगर उसमें मैं मास्टर का वजन, अध्यापक का वजन और जोड़ दूं तो वेट कितना हो जाएगा? 500 ग्राम बढ़ जाएगा। तो 500 ग्राम बढ़ जाएगा। पहले 34 विद्यार्थी थे। कितने विद्यार्थी थे? 34। 34 स्टूडेंट थे। और अब उनमें एक क्या हो गया? प्लस हो गया, एक टीचर। तो टीचर के प्लस होने के बाद में वेट कितना बढ़ गया? औसत वेट 500 ग्राम। तो पहले था 46.5, तो अब 47 हो गया होगा। तो अब टोटल मेंबर कितने हो गए? 35। और 35 की मल्टीप्लाई हमने कर दी किसमें? 47। 35 की मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं किसमें? 47 में। क्योंकि 46.5 पहले था और अब कितना बढ़ गया है जी? 500 ग्राम बढ़ गया है। 46.5 में अगर हम क्या करें? मल्टीप्लाई करा दें 35 की, किसमें? 35 की मल्टीप्लाई करा दें 46.5 में, हमने जोड़ा 500 ग्राम, तो हो गया हमारा कितना? 47 किलोग्राम। और 47 में इसकी अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो ये कितना आएगा? आप कह रहे होगे सर ये आएगा 1645 किलोग्राम। कितना? 1645 किलोग्राम। आप चाहे तो वीडियो को रोक करके मल्टीप्लाई करा सकते हैं। समझ में आया? तो हमसे पूछा है टीचर का वेट बताओ, तो टीचर कितने के बराबर होगा? टीचर जो बराबर होगा, तुम कह रहे होगे सर टोटल वेट मतलब कि 1645 किलोग्राम में से हमें क्या करना है? माइनस बच्चों का वेट। तो बच्चों का कितना है? 1581 किलोग्राम। और जब आप इसे माइनस कर रहे होगे तो 5 में से 1 गया, 4 बचेगा। यहाँ पे आ जाएगा 14, 14 में से 8 गया तो 6 बचेगा। कितना बचेगा? 6। और पीछे सब हो जाएगा 0। तो टीचर का वेट कितना हो जाएगा? 64 किलोग्राम। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको एकदम डिटेल में समझ में आया होगा, एकदम बेहतरीन तरीके से आप इसको समझ गए। ठीक है? उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, सब लोग समझ गए होंगे। लेकिन इसका मैं आपको दूसरा तरीका और बताता हूं जो अपने आप में एकदम बेहतरीन है, एकदम बेहतरीन है और बहुत बढ़िया तरीका है। अगर हम उससे भी करते हैं ना क्वेश्चन, तो आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा और समय बहुत कम लगेगा। ये मेथड डिटेल से करने के लिए है और वो मेथड किससे है? शॉर्ट से करने के लिए। समझ में आया? किससे करने के लिए है वो? शॉर्ट से करने के लिए। चलिए अब क्वेश्चन को करते हैं दूसरे तरीके से। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, आप जल्दी से नोट करो। तरीका कौन सा बढ़िया लग रहा है आप मुझे कमेंट करके बताओगे, कौन सा तरीका आपको बढ़िया लग रहा है। तो अब मैंने लिया टाइप 2 से। कौन सा? टाइप 2, मतलब कि दूसरे तरीके से कर रहे हैं। तो देखो बेटा, पहले कितने स्टूडेंट थे? 34 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे? 34 स्टूडेंट थे। और अब उनमें हमने टीचर जोड़ दिया तो टोटल कितने हो गए? 35। और सभी का औसत भार कितना बढ़ा है? 500 ग्राम। तो 500 ग्राम को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 500 ग्राम बराबर 1/2 किलोग्राम। 1/2 किलोग्राम। तो मैं इसमें 1/2 से गुणा कर पाऊं तो टोटल भार बढ़ेगा कितना जी? 17.5 किलोग्राम। समझ में आ गया? टीचर के आते ही कितना वेट बढ़ गया? 17.5 किलोग्राम। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीचर में बच्चों से 17.5 किलोग्राम वजन ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 17.5 किलोग्राम। तो टोटल वेट कितना है टीचर में? टीचर में कितना वेट है? तो आप कह रहे होगे टीचर का जो वेट है ना, पहले था 46.5 किलोग्राम बच्चों का, प्लस 17.5 किलोग्राम क्या है? ज्यादा है जी। और सभी को जोड़ दे तो ये आ जाएगा 64। कितना आ जाएगा? 64 किलोग्राम। उम्मीद करता हूं कि ये तरीका आपको और भी ज्यादा बेहतर लगा होगा। आपको जो सा भी तरीका अच्छा लग रहा है आप उससे करो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ये लगाना है या आपको वो लगाना है। जो सा भी तरीका आपको बढ़िया लगे आप उसको अप्लाई करो और इसी के साथ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3। क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 16 पारी में कुछ रन बनाए।
17वीं पारी में उसने 87 रन बनाए तथा इससे उसकी औसत रन संख्या पहले से 3 अधिक हो गई। 17वीं पारी के बाद खिलाड़ी की औसत रन संख्या क्या होगी? बेहतरीन क्वेश्चन है। 17वीं पारी के बाद में खिलाड़ी की औसत रन संख्या क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों 17वीं पारी में उसने कितने बनाए हैं उसको यहाँ पे पहले लिख लो। आप कह रहे होगे जो 17वीं पारी है ना, 17वीं पारी में उसने बनाए हैं टोटल 87 रन। कितने? 87 रन। क्लियर हो गया। और औसत बढ़ गया है 3, तो 3 बढ़ा है, टोटल औसत बढ़ गया है, तो टोटल नंबर कितने बढ़े होंगे? तुम कह रहे हो कि 17 की 3 में गुणा कर दो। 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 51। इसका मतलब जो पहले मेरा औसत था वो 3 बढ़ गया है। अब किसकी वजह से? क्योंकि मैंने 51 रन 17वीं पारी में क्या बना दिए? ज्यादा बना दिए। कितने बना दिए जी? ज्यादा। तो अब ये बताओ, ज्यादा बनाए हैं और टोटल बनाए हैं मैंने 87, टोटल बनाए हैं 87। तो मैं पहले कितने बना रहा था? तो आप कहोगे कि 87 में से 51 को माइनस, 87 में से अगर मैं 51 को माइनस करूंगा तो 7 में से 1 गया 6 बचेगा, 8 में से 5 गया 3 बचेगा। तो मैं पहले कितने रन बना रहा था? 36। तो मेरा पहला औसत कितना था? ये है पहला औसत। ये क्या सा है? पहला औसत। तो लेकिन मुझसे पूछा है 17वीं पारी के बाद का औसत क्या होगा? ये तो पहला औसत हो गया। तो 17वीं पारी में 3 का औसत बढ़ गया है। तो 17वीं पारी के बाद में मेरा नया औसत क्या होगा? आप कह रहे होगे कि जो नया औसत बनेगा ना, नया औसत वो होगा 36 प्लस 3। 36 प्लस 3, क्योंकि 3 बढ़ गया है तो टोटल आ जाएगा 39, 39। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और इसी के साथ आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 39। समझ में आ गया? कहीं भी कोई दिक्कत है आप मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है। वीडियो सेशन आपको कैसा लग रहा है, क्लास आपको कैसी लग रही है, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताओ। अपने दोस्तों के साथ में इस सेशन को शेयर जरूर कर दो ताकि सारे बच्चे इस सेशन को देख सकें। ठीक है ना? चलिए इसको नोट करो। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4। 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठा परिणाम क्या होगा? हमसे पूछा गया है छठा परिणाम क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? देखो, 11 परिणामों का औसत कितना दिया है उसने? 11 परिणामों का औसत 50 दिया है। तो 11 परिणामों में कितने नंबर मिले होंगे? 11 की 50 से गुणा करा तो टोटल मिल जाएगा मुझे। तो 11 परिणामों में टोटल मुझे कितने मिले होंगे जी? 550। समझ में आ गया? अगर मैं पहले 6 की बात करूं, पहले 6 परिणाम की, कितने परिणाम की? 6 परिणाम की। तो आप कह रहे होगे सर पहले 6 परिणाम का टोटल जो होगा ना वो होगा 6 गुणा 49। 6 गुणा 49, तो मल्टीप्लाई कराओ, 6 9 54, हाथ से लगे 5, 6 चौक 24 और 5 29, तो 294 होगा पहले 6 का। ठीक है। और अंतिम 6 का कितना होगा? जो अंतिम 6 का मेरा औसत बनेगा, अंतिम 6 परिणाम का, आप कह रहे होगे कि अंतिम 6 परिणाम का औसत मेरा है 52। तो टोटल कितना बनेगा? 6 गुणा 52। और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30 और 1 31, कितना हो जाएगा जी टोटल? 312। अच्छा, पहले 6 परिणाम और अंतिम 6 परिणाम, तो कितने हो गए कुल परिणाम? कुल परिणाम कितने हो गए? आप कह रहे होगे सर कुल जो परिणाम आए हैं ना, जो कुल परिणाम आए हैं वो आ गए 12। कितने? 12। और उनका टोटल कितना आया है? 244। 244 प्लस 312। जब आप इसको जोड़ोगे तो 300 और 200 550 और 6 56, 300 कितना हो जाएगा जी? 356। अच्छा, ये 12 कैसे हो गए? क्योंकि छठे परिणाम को 2 बार काउंट कर लिया गया है। क्योंकि पहले 6 में लास्ट तक 6 पहुंचे, फिर अंतिम 6 में भी लास्ट में पहुंच गए, तो छठा परिणाम 2 बार काउंट हुआ है। अच्छा, कुछ बच्चों को ये दिक्कत आ रही होगी, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं एक लाइन के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। कितने परिणाम है? टोटल 11 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 और एक 11। तो पहले 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहां से लेके यहां तक आए होंगे पहले 6 में, और दूसरे 6 यहां से लेके यहां तक गए होंगे। तो अब आप देख रहे हैं ये वाला 6 जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ ये 2 बार काउंट हुआ है, उसी की वजह से परिणाम कितने हो गए, 12 है। तो हमसे पूछा गया छठा परिणाम क्या होगा। जब भी ऐसी स्थिति बन जाए तो आप करोगे कि जो 6 छठा परिणाम है, वो छठा परिणाम कैसे निकाल रहे होगे, आप कह रहे होगे छठा परिणाम बराबर, छठा परिणाम बराबर आपके 12 परिणाम का जितना है 356, 356 माइनस 244, कितना जी 244, जो भी आएगा वही क्या होगा आपका छठा परिणाम होगा। तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, 3 में से 2 गया, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 सेकेंड 1 सेकेंड, हमें कितना माइनस करना है, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करो, यहाँ पे एक गलती आ रही है, मैं इसको क्लियर करवा रहा हूँ। ये ऐड गलत हो गया है, जब आपने ऐड किया था ना इसको 300 और 200 556 आया था, ये 356 नहीं है, इसको करेक्ट कर लेना, ये 556 है, कितना है 556, 12 परिणामों का औसत, और 11 का है हमारा 500, कितना है जी 550, कितना है 550। अच्छा इसको दोबारा से कैलकुलेट करो आप एक बार, 6 9 54, हासिल लगे 5, 6 चौक 24 और 5 29। अच्छा ठीक है, तो 294 हो गया, फिर 6 दूनी 12, 6 पंजे 30 और 1 31, सभी को जोड़े तो 4 और 2 6, 9 और 1 10। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो ये गलती आ रही है, ये यहाँ पे भी ये 9 है, 294, 294, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 4 और 2 6 हो जाएगा, 9 और 1 कितना आएगा 10 आएगा, 9 और 1 होगा 10, और उसके बाद में 3 और 2 5 और 1 कितना हो जाएगा 6, ये आएगा टोटल 606, कितना आएगा 606, यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ 606, क्लियर हो गया, कितना आएगा जी 606, ठीक है। अब हमें छठा परिणाम निकालना है, तो 606 में से हमें माइनस करना पड़ेगा 11 परिणाम का, और 11 परिणाम का है 550, तो 550 को माइनस कर दो। देखो जोड़ने पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, कैलकुलेशन की मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, 10 में से 5 गया 5, और पीछे 5 में से 5 गया 0, तो छठा परिणाम हमारा कितना निकलेगा 56, और ऑप्शन बी क्या कर जाएगा इसी के साथ आपका एकदम राइट है, ठीक है। जोड़ते टाइम आप गलती ना करें, ये 294 को जब हम 312 में जोड़ेंगे 294 को, तो ये 606 आएगा, मैंने डबल करके लिख दिया है, कितना आएगा 606 आएगा, और 606 में से हम 11 परिणाम का औसत 550 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। चलिए इसको जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, 8 व्यक्तियों की एक समिति में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 अन्य व्यक्तियों को लिए जाने से समिति के सदस्यों की औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अन्य जो व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें, अन्य 2 व्यक्तियों की औसत आयु ज्ञात करें। चलिए पहले तो ये देखो, हमारे टोटल कितने व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं 8 व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं आप करेंगे सर, यहाँ पे हैं 8 व्यक्ति, कितने व्यक्ति 8 व्यक्ति, तो 8 व्यक्तियों में औसत कितना बढ़ गया है, आप कह रहे हो सर 2 वर्ष का, तो 8 गुणा 2 करें तो कितना आएगा टोटल 16 वर्ष, तो कितने वर्ष बढ़ गए हैं टोटल 16, किसकी वजह से बढ़े हैं उस चीज को यहाँ पे समझें। पहले आप इसको कर लो भाई, देखो पहले भी 8 थे, 2 व्यक्ति चले गए जिनकी उम्र कितनी है, एक की 35 है और दूसरे की कितनी है 45 है, वो तो चले गए, और जब इनको जोड़ेंगे तो कितनी वर्ष के चले गए, आप कह रहे हो सर 80 वर्ष के जो 2 व्यक्ति थे जिनकी उम्र 80 वर्ष थी, वो समिति को छोड़कर चले गए, उनकी जगह पे कौन आए हैं, 2 अन्य आए हैं, और जो अन्य आए हैं उनकी उम्र का औसत पूछा है, तो अन्य की पहले तो उम्र निकालो, अन्य की जो आयु होगी वो पहले कितनी है ये हमें पता चले, औसत तो निकल जाएगा। जो अन्य व्यक्ति आए हैं उनकी आयु पहले वाले 80, मतलब कि जो पहले छोड़ करके गए हैं
उनकी आयु से कितना अधिक है, 16 वर्ष अधिक है। तो उनकी आयु थी 80, उसमें मैंने जोड़ दिया 16। तो जो नए आए हैं अन्य व्यक्ति, उनकी उम्र कितनी हो गई, 96 वर्ष। कितनी हो गई जी उनकी उम्र, 96 वर्ष। समझ में आया यहाँ तक। लेकिन हमसे पूछा है कि अन्य व्यक्तियों का औसत बताओ। तो औसत के लिए हमें क्या करना है कि औसत पूछा गया है, कितने व्यक्ति हैं वो जो नए आए हैं। औसत हमसे पूछा गया है कि अन्य व्यक्तियों का औसत, अन्य व्यक्तियों का, अन्य का जो औसत है वो क्या होगा, अन्य व्यक्ति का औसत। तो जो औसत होगा, तुम कह रहे होगे 96 को, वो दो व्यक्ति हैं तो 2 से भाग दे दो। तो 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16। तो कितना होगा जी, 48 वर्ष उन दोनों व्यक्तियों का क्या होगा, औसत होगा। और ऑप्शन सी आपके क्वेश्चन का थर्ड क्या हो जाएगा, एकदम राइट आंसर। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह गई है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा, 100% रिप्लाई करूंगा। ठीक है ना। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, इस क्वेश्चन को समझने में या बनाने में कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर देखते हैं अन्य क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। मैं इसको क्लियर कर रहा हूं, चलिए। अच्छा दोस्तों, इस क्लास के अंदर में इतने ही क्वेश्चन लिए गए थे। मैं उम्मीद करता हूं कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। ये किसी ना किसी पेपर में पूछे गए हैं, आप टेंशन फ्री हो जाओ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम के क्वेश्चन है। इसी तरीके के क्वेश्चंस आपसे यूपी पुलिस में पूछे जाएंगे, एसएससी जीडी में पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो आप परेशान बिल्कुल ना हो, इस तरीके से ही आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे हैं ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। ये वीडियो सेशन आपको कैसा लगा है। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक करोगे, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करोगे। अगर आप चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी करोगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।